and you are watching Janit classes. So all my dear student, today we are going to start a new unit of your syllabus, that is teaching methodology. तो टीचिंग मेथडोलॉजी में टीचिंग मेथड्स के अंदर हम बात करेंगे आज असेसमेंट फॉर लर्निंग की, है ना। असेसमेंट फॉर लर्निंग, मेक इट देयर चेंज। हम बात किसकी करेंगे? असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में, कि लर्निंग के लिए असेसमेंट का मतलब होता है इवेल्युएशन ना। असेसमेंट का मतलब किससे होता है? इवेल्युएशन से होता है। उसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और जरा देखते हैं, देखो जरा। चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेसमेंट के बारे में समझते हैं कि असेसमेंट होता क्या है, जरूरी क्यों है, वो तमाम बातें देखोगे, देखिएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको हम इन शॉर्ट क्या कह देते थे? AFL। क्या है? AFL इज एन अप्रोच, इट इज अ काइंड ऑफ अप्रोच integrated into teaching and learning, which creates feedback for students and teachers in order to improve learning and guide their next steps. अब जरा देखो आप, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो एक प्रकार का अप्रोच है जो टीचिंग और लर्निंग दोनों को लेकर होता है, दोनों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। अब क्या होता है, ये क्या क्रिएट करता है? फीडबैक क्रिएट करता है फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स, दोनों के लिए, ताकि वो लर्निंग को इम्प्रूव कर पाए और इसके बाद का जो स्टेप होता है वो क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस मिल पाए। अब ये टर्म जो पॉपुलर हुई ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये पॉपुलर होती है कब? 1990s के अंदर। यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग वॉज पॉपुलर इन 1990s। इस एज में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही। तो एक तो असेसमेंट होता क्या है ये समझना जरूरी है। तो असेसमेंट इज अ काइंड ऑफ अप्रोच टू क्रिएट्स फीडबैक इन अबाउट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव लर्निंग एंड गाइड दियर नेक्स्ट स्टेप्स। ये तो बात यहाँ तक की क्लियर, आई होप आप लोगों की हो गई होगी। ये तो इसका एक तरीके से डेफिनेशन हो गया। अब हम जरा देखते हैं कि व्हाट डज असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्या जो है मीनिंग होता है, या ये किस तरीके से काम करती है। अब देखो जरा, AFL जो है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करता है, और इसमें तीन बड़े मेजर पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। वेयर द लर्नर इज गोइंग, वेयर द लर्नर इज नाउ, और हाउ कैन द लर्नर गेट देयर। यानी बच्चा किस तरफ जा रहा है, वेयर यानी कहाँ जा रहा है, वेयर द लर्न और वो अभी कहाँ पर है, और एक जो स्टेज है वहां पर कब पहुंच सकता है। अभी स्टेज क्या है इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर, यानी कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर आपका कोई ना कोई एम होता है, तो वहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, अभी कहाँ तक है, और वहां तक पहुंचेगा कैसे। ये तीनों बातें पता होनी चाहिए। एक स्टडी का एक निश्चित गोल है, तो उसकी तरफ कितना पहुंचा है, अभी पोजीशन क्या है, और आगे जो पहुंचेगा उसकी पोजीशन क्या है। तीनों की पोजीशन जो है वो असेसमेंट में जानी जाती है कि स्टडी का उसका लेवल कितना है, कितना वो बढ़ रहा है, और जो एक्सट्रीम लेवल है वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। तो AFL इज कंसर्न विद मैक्सिमाइजिंग द फीडबैक प्रोसेस टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट लर्निंग। अब इसमें क्या होता है, दोनों की, टीचर टू स्टूडेंट और स्टूडेंट टू लर्नर, दोनों ही होंगी ना। पहले टीचर स्टूडेंट को सुनाएगा, फिर स्टूडेंट उसी चीज को क्या करेगा, बताएगा, उसको बारे में जानकारी होगी। ये क्या है कि दोनों से संबंधित है, यानी मैक्सिमाइजिंग द फीडबैक प्रोसेस, ऑप्टिमाइज स्टूडेंट लर्निंग। के बाद देखो, फीडबैक रेंजेस फ्रॉम द इनफॉर्मल oral comments given immediately to learners as they think through problems, to more formal written feedback given after an end of topic test. अब जब असेसमेंट होता है या फीडबैक जो होता है, उसमें दो तरीके के इंस्ट्रक्शन है। एक तो इनफॉर्मल है कि जब सिखाया जा रहा है और कोई गलती आए तो तुरंत ही उसको टोक देना, तो ये तो ऑरल हो गया। और एक रिटर्न एंड ऑफ द टास्क जब करेंगे तो वो फिर कैसा हो जाएगा, फॉर्मल फॉर्मल हो जाएगा। तो फीडबैक जो है इनफॉर्मल फीडबैक हो गया और फॉर्मल फीडबैक, आप इस तरीके से याद रख सकते
फीडबैक इनफॉर्मली और फीडबैक फॉर्मली। फॉर्मली में रिटर्न पोर्शन आ जाएगा और इसमें ओरल कमेंट्स आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें क्या आ जाएगा फीडबैक में, यहाँ तो इनफॉर्मल है, इसमें कमेंट्स या कम्युनिकेशन की बात हो जाएगी, और फॉर्मल में जो है आपके रिटर्न पोर्शन की बात। फॉर्मल कहाँ होगा? एंड ऑफ द टॉपिक टेस्ट। जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, तो जब वो चल रहा है तब तो होगा इनफॉर्मल, और जब वो खत्म हो गया तब हम जब करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? फॉर्मल कहलाएगा। AFL also involves high quality peer and self assessment. Peer and self assessment, high quality peer and self assessment। peer का मतलब होता है साथी, यानी क्लासमेट। क्या कहलाता है? क्लासमेट, है ना? peer and self assessment where learners or peers may be involved in making decisions about future learning needs। देखो, AFL के अंदर peer और self assessment दोनों होते हैं, और वहाँ लर्नर्स और जो peers है ना, वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। आगे की जो नीड्स है ना, वो क्या रहने वाली है, उनके बारे में क्या आगे की प्लानिंग रहेगी, इसकी भी चर्चा मतलब दोनों मिल के बैठ के कर सकते हैं। दोनों मिल बैठ के कर सकते हैं। चलो, यहाँ तक की बात समझ में आई? देखिएगा, आगे पर देखते हैं। हाँ, अब देखो आप, व्हाट इज द थियरी बिहाइंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग के पीछे थियरी कौन सी काम करती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो AFL इज एसोसिएटेड विद सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरीज ऑफ लर्निंग। अब इसमें द वर्क ऑफ पॉल ब्लैक एंड इलन विलियम हैज बीन हाईली इन्फ्लुएंशियल। अब पेम्पलेट आता है, डियर पेम्पलेट, यानी इन दोनों का एक पेम्पलेट है टीचर्स के लिए, जिसे कहा जाता है इनसाइड द ब्लैक बॉक्स, 1998 के अंदर आता है। वॉज बेस्ड ऑन लिटरेचर रिव्यू ऑफ 250 सोर्सेज ऑन क्लासरूम असेसमेंट प्रैक्टिसेस। और इसमें करीब 250 सोर्सेज लिए गए क्लासरूम असेसमेंट के, और उनको इसमें बताया गया है। तो कंस्ट्रक्टिव थियरीज को लेकर जो है, इसमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं या इससे एसोसिएटेड है ये। और ये दो यहाँ पर लिंग्विस्ट हैं, पॉल ब्लैक और डिलन विलियम्स। इनका एक वर्क है जिसका नाम है इनसाइड द ब्लैक बॉक्स, 1998 का। और इसमें करीब 250 सोर्सेज क्लासरूम असेसमेंट को लेकर उस पर एक रिव्यू किया गया और उसके बाद बताया गया। तो ब्लैक एंड विलियम्स 1998 में ये जो वर्क था उसके अंदर होता। ब्लैक एंड विलियम सजेस्टेड दैट फॉर्मेटिव असेसमेंट कुड बी इम्प्रूव्ड बाय। अब ये कहते हैं कि फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है, एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक सबमेटिव असेसमेंट। आगे चल के दोनों की बात भी हम करेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है और सबमेटिव या डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है। तमाम तरीके की बातें हम करेंगे। अभी आपके सामने फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अब इस ये क्या करता है? हेल्पिंग लर्नर्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट दे हैव टू डू इन ऑर्डर टू सक्सीड। यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो लर्नर्स को ये बात समझाता है कि एक्चुअल में अगर सक्सेस पानी है तो उनको क्या करना चाहिए। प्रोडक्टिव क्लासरूम डिस्कशन को इनकरेज करता है, सफिशिएंट थिंकिंग टाइम की भी बात करता है, इम्बेडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल लर्नर्स टू एक्सप्रेस देयर अंडरस्टैंडिंग। और उनकी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी भी प्रदान करवाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। प्रोवाइडिंग फीडबैक दैट हेल्प्स स्टूडेंट टू मूव ऑन in their learning and avoids comparison with other learners, then given them the opportunity to act on that feedback। अब क्या होता है कि फीडबैक प्रोवाइड करवाता है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है आगे बढ़ने में लर्निंग के अंदर। और ये भी बताता है कि हर जो लर्नर है वो अपने आप में इंडिविजुअल है, तो डोंट कंपेयर हिमसेल्फ टू अदर पीयर्स और क्लासमेट्स ना। और उनको अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है टू एक्ट ऑन दैट फीडबैक। ट्रेनिंग लर्नर्स इन सेल्फ असेसमेंट एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू बी लर्निंग सोर्सेज फॉर ईच अदर। इसके अलावा लर्नर्स के लिए सेल्फ असेसमेंट की ट्रेनिंग देता है और अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है उनके लिए टू बी लर्निंग रिसोर्सेज फॉर ईच अदर, है ना? किसकी? लर्निंग रिसोर्सेज की, एक दूसरे के रेफरेंस। तो ये जो है कुछ फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ना, तो इम्प्रूव किया जाता है इसके माध्यम से।
ये बातें हैं। तो इन दोनों ने यानी ब्लैक और विलियम्स ने मिलकर है तरीके की बातें जो हैं वो आगे बढ़े। अब है टर्म एसोसिएटेड विद एएफएल। अब एएफएल के अंदर कौन कौन सी टर्म, कौन कौन से जो मेजर टाइप है वो आते हैं, उन पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट सिमिलर मीनिंग एएफएल, यानी एएफएल कह दो या फॉर्मेटिव असेसमेंट कह दो, दोनों में बहुत कुछ सिमिलर है। द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्ट विद सबमेटिव असेसमेंट। अब ये जो टर्म है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सबमेटिव असेसमेंट को समझने के लिए, उसके जस्ट अपोजिट के रूप में। अब सबमेटिव असेसमेंट क्या है, देखो, मीन्स द सेम एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जैसे लर्निंग का असेसमेंट होता है उसी प्रकार एक सबमेटिव असेसमेंट होता है। अब देखो इसका यूज कब किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबमेटिव असेसमेंट जो होता है यूज्ड टू सम अप स्टूडेंट्स लर्निंग एट द एंड ऑफ पीरियड। यानी जब एक सेशन पूरी तरीके से पूरा हो जाता है तो एसेज होते हैं ना, SA1 SA2, अगर आपने पता हो तो, नहीं पता तो पता करना पड़ेगा क्योंकि आप स्कूल में पढ़ाओगे, तो एफएज और एसेज वहाँ लेने पड़ते हैं। ऐसे कब होता है, एंड ऑफ द पीरियड होता है, और इससे रिजल्ट भी डिसाइड होता है ना। वंस अ स्कूल टर्म और अ कोर्स हैज फिनिश्ड के बाद में जो असेसमेंट लिया जाता है, यानी आपकी जो फाइनल एग्जाम होती है, यानी कि फाइनल एग्जाम जो होती है उससे आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। वो एग्जाम जो है वो किसका काम करती है, सबमेटिव असेसमेंट का काम करती है। किसका काम करती है भाई, सबमेटिव असेसमेंट का काम करती है। इट सम्स अप व्हाट द स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड। अब इसमें इसके माध्यम से बताया जाता है कि बच्चे ने कितने मार्क्स लाया है। इट लुक्स बैक एंड इंडिकेट्स व्हाट द स्टूडेंट्स हैव लर्नड, यूजुअली मेजर्ड फॉर्मली अगेंस्ट क्लियरली डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। और इससे जो ग्रेड्स है ना, ग्रेड्स भी सबमेटिव असेसमेंट के द्वारा ही दी जाती है। तो सबमेटिव असेसमेंट के लिए मेजर जो पॉइंट बनता है, दैट इज इट इज डन आफ्टर या द एंड ऑफ टास्क, एंड ऑफ टर्म, एंड ऑफ लर्निंग। एक पार्ट उसके बाद, अच्छा, प्रमोशन में भी ये काम आता है, जब क्लास प्रमोट होती है तो ऐसे के बाद ही प्रमोट करनी पड़ती है। ये तो आपका सबमेटिव असेसमेंट। अब आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे शब्द से समझ जाओगे, डायग्नोसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, किसी चीज के बारे में जानकारी जुटाना, जानकारी प्राप्त करना। तो कौन कौन सी जानकारी जुटानी पड़ेगी वो देखो एक बार। डायग्नोस्टिक असेसमेंट रेफर्स टू असेसमेंट दैट आइडेंटिफाइज व्हाट द लर्नर नोज। यानी हम बच्चे से पूछेंगे, भाई तेरे को नाउन की डेफिनेशन आती है कि नहीं आती है, तेरे को इस वर्ड का मीनिंग आता है कि नहीं आता है, तो आप क्या करते हो, उसके नॉलेज को चेक करते हो, उसकी कैपेबिलिटी को चेक करते हो, किसी भी नए टॉपिक से शुरू करने से पहले। जैसे सपोज करो मुझे ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ाना है, तो मैंने किसी पर्टिकुलर बच्चे से पूछा कि भाई ये ब्रिटिश लिटरेचर क्या होता है, इसकी एजेस क्या होती हैं, पहली एज कौन सी है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें। तो ग्रामेटिकल टॉपिक पढ़ा रहे हो तो जैसे नाउन का डेफिनेशन पूछ लिया, उसका काइंड पूछ लिया, तो बच्चा कितना कैपेबल है, हाउ मच ही नोज। इस बात को अगर आपको पता करना है तो उसको डायग्नोस्टिक, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पूछता है ना आपको कि बुखार कितने दिनों से आ रहा है, सर्दी लगती है नहीं लगती है ना, सर दर्द करता है नहीं करता है, और तमाम प्रकार की वो चीजें पूछता है। तो वो क्या करता है, आपको डायग्नोसिस करता है, आपके बारे में वो जानने की कोशिश। द फोकस इज ऑन आइडेंटिफाइंग डिफिकल्टीज और मिसकंसेप्शंस। और इसका मेजर पॉइंट ये होता है कि जो डिफिकल्टीज हैं उनको फाइंड आउट करें, और बच्चे के मन में जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मिसकॉन्सेप्शंस बने हुए हैं, उनको आप ढूंढने की कोशिश करो। दैट द लर्नर माइट हैव, सो दैट द टीचर कैन प्लान लर्निंग एड्रेस दिस। और फिर क्या करेगा, जब डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो जाएगा तो टीचर उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेगा जो आगे की तरफ चलेगा। Both summative and diagnostic assessment activities could also be used to support assessment for learning। और इन दोनों का यूज ही इसके अंदर हो सकता है, डायग्नोस्टिक का भी हो सकता है, सबमेटिव का भी हो सकता है, और फॉर्मेटिव का तो हमने पहले पढ़ ही लिया था। फॉर्मेटिव तो होता ही है ना, फॉर्मेटिव जो है एक प्रकार का इनफॉर्मल है, फॉर्मल मान सकते हो आप, बीच बीच में लिया जा सकता है। वैसे इनफॉर्मल तो एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी एग्जाम ही होती है, लेकिन ये ड्यूरिंग द सेशन होता है, एंड ऑफ द टास्क नहीं होता। इसका एक सिलेबस भी फिक्स्ड होता है, मतलब सिलेबस भी फिक्स्ड होता है, छोटा सिलेबस होता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि एएफएल के बेनिफिट्स क्या 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 हो सकते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हेल्प्स लर्नर एंड टीचर फोकस ऑन द ऑफ दियर लर्निंग, उनके लर्निंग का
मेजर एम क्या है, इस पर फोकस डालने के लिए का यूज किया जाता है। दिस कैन हेल्प अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एक्सीलेंस, एक्सीलेंस लाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान दें, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग एंड प्लान हाउ दे माइट मूव फॉरवर्ड, और उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे आगे बढ़ने के लिए आपको जरूरत रहेगी। AFL encourages assessment and learning in as an integrated whole। अब AFL क्या करता है, असेसमेंट को इनकरेज करता है, लर्निंग को इनकरेज करता है टू बी सीन एज एन इंटीग्रेटेड होल, जो एक कंप्लीट होल की तरह दिखाई दे। द क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड फीड अबाउट स्टूडेंट लर्निंग विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द डिवीजिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। अब जरा देखो, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स एंड फीडबैक का क्लैरिफिकेशन स्टूडेंट के लर्निंग के प्रति उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कहाँ, डिवाइजिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज, यानी आप किस तरीके से उनको डिवाइड करोगे, उनको आप किस तरीके से प्लान करोगे, सीधा सीधा AFL का फर्क इस चीज का पर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, रिसर्च की थी हैटी नाम के 2012 में, फीडबैक हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्नर अचीवमेंट, कि इस पर AFL का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव होता है। रैंक्ड 10th आउट ऑफ 150th फैक्टर, particularly if it involves feedback from learner to teacher, this is important as teachers need information from learners in order to effectively modify their teaching। अब क्या करेगा कि टीचर जब असेसमेंट करेगा तो उसको पता लग जाएगा ना कहाँ ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स बच्चे को आ रही हैं, कि कौन सा कॉन्सेप्ट उसने गलत सीख लिया, तो उन तमाम चीज़ों को वो कैटर करेगा और उसके बाद अपने टीचिंग जो प्लानिंग है ना उसमें वो चेंज कर सकता है भाई, वो बच्चे के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा की पूरा प्लान कर सकता है, वो सारी चीज़ें फिर उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। ये एक रिपोर्ट में आया था, रिपोर्ट को किया गया है हैटी 2012 में। अब हम चैलेंजेस की बात करेंगे, ये हमें समझना चैलेंजेस बड़ा जरूरी है भाई, 1 मिनट में करेंगे। देखो जरा, चैलेंजेस इंपॉर्टेंट है। पहला चैलेंज जो है वो आपके सामने है, और पहला है कंफ्यूजिंग फंक्शन विद इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट जो कहा गया है ना, यहाँ इंस्ट्रूमेंट आप मानो किसके लिए कहा गया है, टेस्ट के लिए कहा। अब टेस्ट में हमारे पास दो प्रकार के टेस्ट हैं, एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये भी टेस्ट है, और एक सबमेटिव असेसमेंट है, ये भी टेस्ट। अब इन दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, यानी इनमें डिफरेंस भी बहुत है, सबमेटिव अलग प्रकार का होता है, फॉर्मेटिव अलग प्रकार का होता है। सबसे बड़ा ये है कि जो ऐसे और एफेज का जो फंक्शन है ना उसका ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। ये बात भी विलियम ने ही बताई थी ना, विलियम नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया कंफ्यूजिंग फंक्शन विद इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे और एफए के बीच में जो कंफ्यूजन है ना स्टूडेंट में, उसको लेकर बात हो गई। दूसरा है फिडिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब आप असेसमेंट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो और वो कितने ज़्यादा उनके अंदर फिडिलिटी है, फिडिलिटी का मतलब है उन पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। तो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, इफेक्टिव यूज, मतलब आप यूज कैसे करोगे, इस पर वो इफेक्टिव है या नहीं है, इफेक्टिवनेस की बात होगी। तो आपने इम्प्लीमेंट किया, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने इम्प्लीमेंट किया, आपने एफएज लिए, एसेज लिए, उनकी जो है इफेक्टिवनेस है वो कितनी है। मेजर तो ऐसे का तो नहीं, इसमें इफेक्टिवनेस ऑफ एफए आप बात कर सकते हो, इफेक्टिवनेस ऑफ एफएज की जो सॉरी एफएज की बात कर सकते हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर सकते हो। दो हो गए बड़े, एक तो हो गया कि ऐसे और एफएज के बीच में जो कंफ्यूजन है उसको लेकर, दूसरा हो गया फिडिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरा पॉइंट जो हमारे सामने आता है दैट इज असेसिंग लॉन्ग टर्म रिकॉल, ठीक है।
यानी लॉन्ग टर्म रिकॉल का मतलब है कि आपने कोई चीज शुरुआत में पढ़ी और उसको लास्ट तक कैसे आप याद रख सकते हो। लॉन्ग टर्म रिकॉल ऑफ नॉलेज, यानी बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम आती है ना कि एक नॉलेज को, एक किसी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना पड़ेगा जब तक कि उनका असेसमेंट नहीं होता है ना। एक तो जब चीज सिखाई जाए तब बच्चा टेस्ट में अच्छे नंबर ला सकता है, और एक बहुत लेट टेस्ट लिया जाए तो उतने अच्छे नंबर जो है वो बच्चे के नहीं आते हैं। ठीक है। तीसरी है चेंज ऑफ प्रैक्टिस। जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं तो बच्चे जो है ना, उनको प्रैक्टिस एसेज की ज़्यादा होती है। अब जब आपको एफएल एएफएल लागू करना पड़ेगा तो फिर वो कंफ्यूजन तो होगा ही ना। पेरेंट्स भी हैबिचुअल हैं और स्टूडेंट्स भी उसी तरीके से हैबिचुअल हैं, तो भी दिक्कत तो रहेगी। तो ये चेंज ऑफ प्रैक्टिस की बात भी है। अब देखो थर्ड है वर्कलोड। वर्कलोड क्या है कि वैसे ही टीचर्स के पास बहुत सारा वर्कलोड होता है। अगर हम एएफएल को रिटर्न प्रैक्टिसेस में लाएंगे तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो एएफएल के लिए एक तो एफए और एसएज का एक जो कंफ्यूजन है वो है। दूसरा है कि इफेक्टिवनेस कितनी रहेगी एफएज की। एक है कि लंबे समय तक उस नॉलेज को कैसे बरकरार रखा जाएगा। एक जो बच्चों को आदत है उस आदत को एएफएल लागू करने के लिए चेंज करना पड़ेगा। और एक इससे क्या होगा, टीचर्स पर लोड बढ़ेगा। भाई रिटर्न प्रैक्टिस होगी तो टीचर पर लोड बढ़ेगा। वैसे टीचर्स के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो यहाँ भी एक ये भी एक मेजर पॉइंट जो है वो बन जाता है। अब देखते हैं हम प्रैक्टिकल टिप्स क्या क्या हो सकती हैं इसके लिए। हाउ कैन स्कूल्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो सबसे पहले जो है वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन एएफएल शुड बी गिवन अ हाई प्रायोरिटी। यानी इसको प्रोफेशनली तैयार किया जाना चाहिए एएफएल को। इट नीड्स टू बी ऑन गोइंग एंड लिंक्ड टू ईच टीचर्स ओन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। और हर एक टीचर से इसको अटैच करना चाहिए। Schools can encourage teachers to work together to review and develop the school's assessment policy and practice, so that assessment is seen as a positive method of encouraging students to learn and understood without becoming an unreasonable burden on teachers workload। यानी स्कूल्स को टीचर्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो एक तरीके की टीम बनाकर इस पर गहन मंथन करें और कुछ ऐसा यहाँ कुछ ऑप्शन निकालें जिससे उनके ऊपर वर्कलोड भी नहीं बढ़े, और जो है एक पॉजिटिव मेथड जो है वो भी बन जाए। इसके बाद मेक श्योर दैट रिटर्न एंड ओरल फीडबैक अक्रॉस द स्कूल इज एक्यूरेट। यानी कि रिटर्न और ओरल जो फीडबैक है ना, वो सबका एक जैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंड इजीली हो जाना चाहिए, लर्निंग पर फोकस होना चाहिए। लर्नर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। और लर्नर्स को पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो इसको प्रैक्टिस में लेके आए। टीचर्स नीड सपोर्ट पुटिंग प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस। और टीचर्स को जरूरत है सपोर्ट करने की, पुटिंग प्रिंसिपल्स, ताकि बच्चे उसको प्रैक्टिस में ला सकें। टीचर लर्निंग कम्युनिटीज कैन चेंज हैबिट्स एंड इम्प्रूव टीचिंग। और अपनी टीचिंग को भी कर सकते हैं। इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ न्यू स्ट्रेटजीज दैट आर इम्प्लीमेंटेड। और जो स्ट्रेटजीज आपने इम्प्लीमेंट की उनको इवेल्युएट करो, वेदर दीज आर ट्राइड अक्रॉस द होल स्कूल और बाय इंडिविजुअल टीचर्स और डिपार्टमेंट्स। कि पूरे स्कूल में चल रही हैं कि कोई डिपार्टमेंट इसको लागू कर रहा है या कोई इंडिविजुअल के द्वारा ये लागू की जा रही है, तो इसका भी जानकारी होनी चाहिए। Getting started with evaluating impact, allow a reasonable length of time for new strategies to impact on learner outcomes। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट करना चाहिए कि उसका कितना प्रभाव जो है वो निकल के आया। इससे भी बहुत ज़्यादा मदद जो है वो मिल सकती है एएफएल को लागू करने में। तो ये मेजर मेजर पॉइंट जो मैंने बताए हैं, से आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग को काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हो। स्कूल्स इसका दे सकती हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास, और भी बचा गया ये दूसरा point। ये यहाँ से है, हाउ कैन टीचर्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब टीचर्स इसका यूज बेस्ट किस प्रकार से ले सकते हैं, तो इसके बारे में जरा देखते हैं। मच ऑफ एएफएल इज स्किल्ड प्रैक्टिस।
यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो पूरा की पूरा स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम है, दैट इज कोर टू बीइंग अ गुड टीचर। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टीचर का अच्छा होना। इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्ट्रेटजीज। अब उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जरा देखना, शेयरिंग लर्निंग इंटेंशन, सक्सेस क्राइटेरिया एंड एक्सेसिबल एंड इंगेजिंग वे। यानी कि क्या करना है, लर्निंग इंटेंशंस और जो सक्सेस क्राइटेरिया है उसको इंगेजिंग और मतलब अप्रोचेबल वे की तरह में यूज करना है। एंड चेकिंग इफ लर्नर्स हैव अंडरस्टूड देम, यानी जो वे आपने अपनाया, क्या आपके तरीके को, आपके पढ़ाने के तरीके को बच्चे समझ तो पा रहे हैं ना। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना। उसके बाद है यूजिंग क्वेश्चनिंग टू चेक एंड टू कीप एन अंडरस्टैंडिंग विद इन एंड अक्रॉस लेसन्स। यानी कि आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछो ताकि पता लगे कि चैप्टर के अंदर से कितना आता है और इसके बाहर से कितना आता है। ऑल स्टूडेंट रिस्पॉन्स all student response systems are a helpful way to gauge developing understanding across the whole class। और आप क्या करोगे, सभी स्टूडेंट से रिस्पॉन्स लोगे और एक तरीका है आप पूरे अंडरस्टैंडिंग मेथड को पूरी क्लास के माध्यम से समझ सकते हो। लर्नर्स यूजिंग मिनी व्हाइट बोर्ड्स टू रिस्पॉन्ड टू हिंज पॉइंट क्वेश्चंस। और लर्नर्स मिनी व्हाइट बोर्ड्स यूज कर सकते हैं और वो अपने मेजर मेजर पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। यूजिंग फोकस्ड फीडबैक फ्रॉम टीचर्स, पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट। अब फीडबैक जो है ना, टीचर से भी आना चाहिए, पीयर से भी आना चाहिए और सेल्फ असेसमेंट भी आना चाहिए। इन सब का टीचर्स को यूज करना चाहिए। अपना फीडबैक भी रखो, साथ ही जो बच्चे हैं किसी स्टूडेंट के उसके भी को भी रखो, और जो पर्टिकुलर बच्चा जो है उसके के भी रखो। तो तीनों से जब फीडबैक आएगा तो वो बेहतर हो सकता है। गिविंग फॉर्मेटिव फीडबैक विदाउट मार्क्स एंड और ग्रेड्स एज अप्रोप्रिएट। और फॉर्मेटिव फीडबैक जो है ना, उसमें मार्क्स और ग्रेड्स नहीं देने हैं। प्रोवाइडिंग फॉर्मेटिव कमेंट्स लिंक्ड टू स्पेसिफिक सक्सेस क्राइटेरिया एंड फोकस द लर्नर ऑन व्हाट दे नीड टू डू टू इम्प्रूव। और पर्टिकुलर उस चीज पर फोकस करना है कि जहां बच्चे को इम्प्रूव करना चाहिए। ए पीस ऑफ वर्क विदाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ मार्क्स और ग्रेड्स। अब क्या होगा, आप कमेंट करके ही बता दो तो मार्क्स और ग्रेड्स पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और टीचर क्या कर सकते हैं, देखो, मेकिंग फॉर्मेटिव यूज ऑफ सबमेटिव टेस्ट। सबमेटिव टेस्ट का एक ज्ञान उपयोगी यूज वो ले सकते हैं। रिजल्ट कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स टू चेंज देयर टीचिंग प्लान्स एंड बाय लर्नर्स टू हाईलाइट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट नीड। अब क्या करेंगे कि टीचर्स है ना, बच्चे के सबमेटिव असेसमेंट से क्या करेंगे, वो देखेंगे कि कहाँ कम नंबर आए तो, और क्या उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और बच्चा भी उसको देखेगा मेरी गलती कहाँ रही है, तो वो उस नीड को इम्प्रूव करे। फीडबैक नीड्स रिलेटेड टू द लर्निंग गोल्स सेट फॉर ईच टास्क। और हर टास्क के लिए एक गोल जो है वो सेट होना चाहिए। दिस विल अलाउ लर्नर्स टू यूज द फीडबैक टू। और इससे क्या होगा, लर्नर्स जो है फीडबैक टू यूज द फीडबैक टू इम्प्रूव, यानी फीडबैक जो होगा उसको यूज कर पाएंगे इम्प्रूव करने के लिए। फीडबैक कुड फोकस ऑन द कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। इस पर फोकस कर सकता है, वर्क की क्वालिटी और वर्क का कंटेंट, वर्क का और क्वालिटी वर्क, हाउ अ लर्नर हैज अप्रोच द टास्क एंड और द इफेक्टिवनेस ऑफ अ स्ट्रेटेजी बी यूज्ड। इसके बाद देखिएगा यहाँ से कि एक लर्नर जो होता है टास्क को अप्रोच कैसे करता है और स्ट्रेटेजी की इफेक्टिवनेस जो है, जो उसने यूज लिया था वो कितनी है। अब देखो, इफेक्टिव एएफएल जो है इन्वॉल्व्स डेवलपिंग लर्नर ऑटोनोमी। इससे क्या होता है, बच्चे की जो एक ऑटोनोमी, अपने सेल्फ असेसमेंट जो है ना उसको डेवलप करता है, तो दे कैन एक्सेस देमसेल्व्स एक्यूरेटली, ताकि वो अपने आप को बहुत अच्छे से क्या कर पाए, असेसमेंट कर पाए एंड रेगुलेट दियर ओन लर्निंग, और अपनी लर्निंग्स को रेगुलेट कर पाए। इन दिस वे इट सपोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्ब्रीज लर्नर एट्रीब्यूट। और इसीलिए मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना, वो टीचर और स्टूडेंट दोनों को कंबाइन करके रखता है, जिससे क्या है कि लर्निंग बेटर हो। तो ये असेसमेंट फॉर जो एएफएल जो आपका है के बारे में कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सेशन में मैंने आपको बहुत कुछ चीज़ें बता दी हैं ताकि आपका इसके प्रति जो एक ओवरव्यू है वो बन सके।
मेजर पॉइंट को भी मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है, ताकि आप जब इसको पढ़ो तो आप इसको बार बार पढ़ो, आपके लिए रिकॉल होती रहे और आप बहुत अच्छे से चीज़ को फिर वहाँ समझ सकते। क्लियर है ना? चलो, तो ये सेशन था आप लोगों का AFL का, टीचिंग मेथोडोलॉजी में। बेसिकली DSSS में जो टॉपिक्स हैं ये भी ऐड किए गए हैं और आपके साथ नेक्स्ट सेशन में आप बात करेंगे नेक्स्ट और मेथोडोलॉजी से रिलेटेड बातों की। थैंक यू।